प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन लखनऊ द्वारा जारी किया गया एक बेहद ही इम्पोर्टेंट और अति संभावित मॉडल पेपर आप सभी को सॉल्व कराएंगे। ये मॉडल पेपर आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये पेपर अनुभवी और वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा तैयार किया गया है, तो आपकी परीक्षा में 100% आने के चांस हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं और विज्ञान के सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यदि आप रेगुलर क्लास करते होंगे तो इन सभी प्रश्नों के आपको आंसर पता होंगे। पहला प्रश्न है, फैरेड किसका मात्रक है? प्रतिरोध, चालकत्व, धारिता या प्रेरकत्व? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फैरेड जो मात्रक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। यह धारिता का मात्रक होता है फैरेड। प्रेरकत्व का मात्रक ध्यान रखेंगे हेनरी होता है। हेनरी जो है ये प्रेरकत्व का मात्रक है और धारिता जो है ये फैरेड का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तीनों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, दूध का आपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है हाइड्रोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा, लैक्टोमीटर द्वारा या फिर थर्मामीटर द्वारा? तो दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर द्वारा जो है जल की या किसी भी द्रव की घनत्व मापने के लिए किया जाता है और थर्मामीटर द्वारा तापमान मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा प्रश्न आपका है, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर या मल्टीमीटर? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। चौथा प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? कंपास, डायनामाइट, पेंसिलिन या फिर लाइट बल्ब? तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है किस चीज़ का आविष्कार किया था? डायनामाइट का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया है? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने। और पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 5 नंबर प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम गति नियम संकल्पना देता है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की या जड़त्व की? तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है ये जड़त्व की संकल्पना देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जड़त्व का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु, वो चाहे स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिमान हो, वो अपनी स्थिति या आकार या उसमें परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं काम करता है। ठीक, तो ये इसका जड़त्व का नियम होता है, क्योंकि हर वस्तु का जड़त्व होता है। जब तक उस पर बल नहीं लगाया जाएगा तब तक उसकी स्थिति, आकार और दिशा में उसका परिवर्तन नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, ब्रेक लगाने पर कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, गुरुत्वाकर्षण, केंद्राभिमुली, संवेग या फिर केंद्रापशाखा? तो इसमें एक ऑप्शन बच्चों दूसरा होना चाहिए था। ब्रेक लगाना, ये जब ब्रेक लगता है तो आपका घर्षण काम करता है, तो यहाँ पर घर्षण एक ऑप्शन होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर इसका घर्षण इसमें सही आंसर बच्चों होगा। बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पर सही मुझे लग नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें सभी गलत हैं, घर्षण बल इसका आंसर होना चाहिए। ठीक, तो 6 का ध्यान रखेंगे। कोई भी गाड़ी जब ब्रेक लगता है तो रुकती है किस कारण से? घर्षण बल के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप कीजिए। 7 नंबर कहता है कि घड़ी की रिंग में भंडारित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा? तो घड़ी की रिंग में भंडारित जो ऊर्जा है ये आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, जो है इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ट्रांसफार्मर, बैटरी, इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर पहिया? तो इसमें आपका जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है ये आपका बैटरी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि एक सुई जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवन करती है? प्लवन करने का मतलब होता है कि तैरती है। तो सुई बहुत हल्की वस्तु होती है और हल्की वस्तुएं जो होती हैं जैसे कागज़ आपका हो गया या कोई और ये ब्लेड हो गई, तो वो पानी की सतह पर तैरती है। वो किस कारण से? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा। और जो भी वस्तुएं वजन होती हैं जिनका भारी भार होता है तो वो सभी जो है उत्प्लावन बल के कारण तैरती हैं। 10 नंबर प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है?
ऑप्शन दिए गए हैं श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्था या फिर गुरुत्व के कारण। तो वर्षा की बूंदों का गोल आकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का औसतन तापमान होता है। औसतन तापमान कितना होता है? तो सुबह की क्लास में भी इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या नियमन द्वारा। तो ऊर्जा जो है वो सूर्य से पृथ्वी तक आती है विकिरण विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। विकिरण विधि में जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? एक संगीत वाद्य है, भोर की तरंग दैर्ध्य है, संगीतकार है या ध्वनि स्तर की माप। तो डेसिबल जो है वो ध्वनि स्तर की माप करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, वाहन चालन हेतु पार्श्व दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है। साधारण दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर प्रतिलोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? चलिए इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा वाहन चालन हेतु पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन अगर आप सोच रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निकट दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में जो है दाऊ निया हमने बताया था। नी आ का मतलब होता है अवतल, ठीक। निकट दृष्टि दोष तो अवतल दर्पण, तो अवतल लेंस का प्रयोग, दर्पण नहीं अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं? अवतल, समतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो उधर आपका पूछा गया निकट दृष्टि दोष और इसमें पूछा गया दूरदृष्टि दोष। तो दूर का मतलब हो जाएगा दा ऊ, तो ऊ मतलब उत्तल लेंस। तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 18 नंबर, बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो फिलामेंट किस तत्व का होता है? कॉपर, आयरन, लेड या फिर टंगस्टन। तो ये टंगस्टन धातु का बना होता है। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या न्यूटन। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ईंट पर नाच याद कर लीजिए, ईंट पर नाच, ठीक। तो यहाँ पर देखो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की और पा से परमाणु और रा से रदरफोर्ड। तो परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने और नाच मतलब न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल। तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो आपका बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 21 नंबर, वैद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है साधारण लवण में, जल में, चीनी में या इन सभी में। तो वैद्युत संयोजक बल जो है ये साधारण नमक में होता है। इसमें आपका सही आंसर है पहला ऑप्शन। साधारण लवण वही आपका है NaCl, उसमें आपका वैद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है। 22 नंबर प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? मैक्स प्लांक, जेम्स क्लार्क, हेनरी बैकरल या हेनरिच हार्टज ने। तो रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। तो इसमें सी ऑप्शन अगर आप सोच रहे हैं तो आपका सही आंसर है। सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है? एल्कोहल, जल, अमोनिया या केरोसिन। तो सोडियम को आमतौर पर केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 है, बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है? अभी हमने ऊपर प्रश्न आपसे किया था, तो इसका सही आंसर होगा आर्गन, ठीक। आर्गन गैस आपकी भरी जाती है बिजली के बल्ब में। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा कौन सा हो जाएगा? नागफनी, शीशम, ड्रोसेरा या जलकुंभी।
तो इसमें आपका दिया गया है ड्रोसेरा। ठीक, इसमें आपका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। गठपर्णी या ड्रोसेरा आपका जो है कीटपक्षी पौधा होता है। ये उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पर नाइट्रोजन कमी होती है और वो कीटों को खा करके अपना नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। हीरा निम्नलिखित का सरल रूप है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, मरकरी का या फिर कार्बन का। तो हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप होता है। इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 27 नंबर दिया गया है, मीथेन के रूप में जाना जाता है। मीथेन मतलब किस नाम से जाना जाता है? लाफिंग गैस, टीयर गैस, मार्स गैस या नॉन ग्रीन हाउस गैस। तो मीथेन जो है ये मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि काला सोना है अपरिष्कृत सोना, पेट्रोल, कोयला या कार्बन। तो काला सोना कहा जाता है कोयले को। इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, अग्निशामन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वही है, अग्निशामक यंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी को पता होगा अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है? हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें चारों ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं जो वायु प्रदूषक होते हैं। लेकिन यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो है ये एक प्रकार से देखा जाए अगर इसकी मात्रा सामान्य हो, क्या हो? मात्रा अगर सामान्य हो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक नहीं है, क्योंकि वायुमंडल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो है आवश्यकता है। अगर इसकी निश्चित मात्रा हो तो ये वायु प्रदूषक नहीं है। ठीक, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है और वो स्वास्थ्य पर इतना बुरा प्रभाव नहीं डालती है। जब इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तब ये प्रभाव डालती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इन तीनों में से बेहतर कौन सा है? तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ज़्यादा हुई, बढ़ी वायुमंडल में, तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। इसमें आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन में प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पेरोक्साइड या अमोनिया। इसमें कह रहा है कि रेफ्रिजरेशन में प्रशीतक के रूप में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो ये अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। पुराने आपके जो रेफ्रिजरेटर होते थे उनमें फ्रियान नामक गैस जो है प्रयोग होती थी, वर्तमान में अमोनिया इस्तेमाल की जाती है। 33 नंबर प्रश्न आपका है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो धावन सोडा या धोने वाला सोडा, ये वही बात है। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन दिया गया है ये सही है, Na2CO3 × 10H2O। ठीक, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका NaSCO3 दिया गया है ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा है, और NaOH तो आप सभी को पता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। 34 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो इन चारों ऑप्शनों में कौन सा सही आंसर हो जाएगा? वैसे तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 × ½ जो है इसका सूत्र होता है, लेकिन इनके ऑप्शंस के अनुसार जो है ये बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पर कई किताबों में ये बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो बी ऑप्शन आपको टिक करना है अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तो। नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या सोडियम सल्फेट। तो नीला थोथा क्या होता है? ये कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। ठीक, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके विज्ञान के प्रश्न थे 35 जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप सभी लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। और इसके बाद जो है लाइव क्लास आपकी हो सकता है तो आप उसमें ज़रूर जुड़िएगा। अभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको जानकारी हो जाएगी। बाकी 8 बजे तक आप जो है चैनल को विजिट करते रहिएगा, किसी भी टाइम क्लास स्टार्ट हो सकती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सुबह 6 बजे की क्लास में आप लोग ज़रूर जुड़ा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।